गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू एमएलएस लॉ एकेडमी। एग्जाम वेदा का जो सीरीज है, जो पॉलिटिकल सीरीज है, उसको हम फिर लेकर आ गए हैं अगले सेक्शंस के लिए। सेक्शन 3 के पार्ट 1 को आज हम डील करने की कोशिश करेंगे। जो एग्जाम वेदा के अंदर जो सेक्शन 3 है उसमें अलग अलग सेक्शंस है। आप लोगों ने देखा होगा 1 से लेके आई थिंक 10-15 सेक्शन है उसके अंदर, या 12 सेक्शन है। तो पहला और दूसरा सेक्शन हमने कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। अब हमारा फोकस है सेक्शन 3 के ऊपर। सेक्शन 3 के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन को हम हैंडल करने जा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इस सेशन को हम लेकर जा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ये रिकॉर्डिंग सेशन है, लाइव सेशन नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आप जो है ना, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, उसको वहां पे आप पॉज कर लीजिएगा, अपने माइंड में उस आंसर को चेक कर लीजिएगा मेरा आंसर क्या है। उसके बाद वीडियो को आप ऑन कीजिएगा ताकि फिर वो करेक्ट आंसर आप देख पाए। ठीक है, जनरली क्या होता है लाइव सेशंस में हम क्वेश्चन को पूरा बताते हैं और आप लोग क्या करते हैं, आंसर देते हैं चैट के अंदर, और हम उस चैट के अकॉर्डिंग हम आपको आंसर बताते हैं। जो आपके डाउट्स होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग होंगी, आपको थोड़ा सा एफर्ट ये डालना होगा। क्वेश्चन देख के पॉज कर लेंगे आप लोग, क्वेश्चन को देख लीजिए, या पॉज ना करने का भी देखे तो कोई बात नहीं है। इन बिटवीन जब मैं ऑप्शन पढ़ूंगा उस दौरान आप अपना आंसर सोच लेंगे, फिर उसको लास्ट में मैच कर लेंगे। तो हम सेशन को आगे लेकर बढ़ते हैं। ये हमारा जो है पॉलिटी सीरीज है, नॉट पॉलिटिकल, पॉलिटी सीरीज है हमारा एग्जाम वेदा का। तो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, फिर अगेन दूसरी बात ये है कि हमारे सारे पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, एमएलएस लॉ जामिया, जो हमारा टेलीग्राम हैंडल है, वहां पे एमएलएस लॉ जामिया के ऊपर हमारे जो 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 पीडीएफ है, यानी कि इसका जो पीपीटी फाइल है, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे ये कहता है कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पेश किया गया था, सबमिट किया गया था, ठीक है, कब किया गया था, 1946 में किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। ये सारी चीजें आपको पता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक हमारे पास एक पेश किया जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू जो है असेंबली के अंदर। तो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हमें ये भी पता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में चल के क्या बन जाता है, प्रियम्बल का फॉर्म लेता है। यही हमारा प्रियम्बल बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वाज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि एक मत होकर, क्या है, यूनानिमसली अडॉप्टेड, यानी कि एक मत होके, यानी कि सबने एक साथ मिलके इसको अडॉप्ट किया था। किस डेट पे इसको अडॉप्ट किया था? चार ऑप्शन है आपके पास, 22 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1946, 1 अक्टूबर 1948, नन ऑफ दीज। तो आप पहले वाले क्वेश्चन में बता रहा हूं, आप अपना वीडियो पॉज कर लीजिए, आंसर सोच लीजिए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी किया था, अडॉप्ट किया था किसको? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। और यही ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया था, यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया था। ये क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। और ये एक एग्जाम में आपके 12 पूछे जाते हैं, अलग अलग एलएलबी लॉज एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, 3 एलएलबी हो, 5 एलएलबी हो, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या वो एबी हो या जामिया हो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो बैकग्राउंड मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, वो सारे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है द प्रियम्बल डिक्लेयर्स। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले है। तो बहुत सारी चीजें हमने प्रीवियस सेक्शन में भी देखा था कि क्या प्रियम्बल हमारा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या हमारा प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कब ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, कब ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, किस जजमेंट में इसको पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा गया, क्या ये इनफोर्सिबल है, क्या ये जस्टिसेबल है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। क्या ये गाइडिंग लाइट की तरह वर्क करती है, ये सारी चीज हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज सॉवरेन स्टेट। ठीक है, प्रियम्बल क्या डिक्लेयर करता है? जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक फीचर्स होता है ट्रिपल एस डी आर। ट्रिपल एस डी आर ट्रिपल एस डी आर ट्रिपल एस डी आर। फर्स्ट एस का मतलब क्या था? सॉवरेन। दूसरा एस का मतलब क्या हुआ? सोशलिस्ट। तीसरा क्या हुआ? सेकुलर। डी फॉर डेमोक्रेटिक, आर फॉर रिपब्लिक। तो हमारा ये फीचर है। तो इस फीचर में ये कह रहा है कि द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज सॉवरेन स्टेट। इंडिया को क्या कहता है, कैसा स्टेट है? सॉवरेन स्टेट है। विच इंप्लाइज, उसका मतलब क्या होगा? सॉवरेनिटी का मतलब पूछ रहा है उससे, क्या होगा? चार ऑप्शन दिया है कि इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट देयर इंटरनल अफेयर, यानी अंदरूनी मामलात को इंटरनली इंडिया खुद देखेगा, फ्री है। सेकंड, इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट हर एक्सटर्नल अफेयर, वो बाहरी मामलात को, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहा है, फॉरेन ट्रेड की बात कर रहा है, कि बाहर की चीजों को वो देखने में क्या है, फ्री है अफेयर्स को। तीसरा, इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट हर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर। ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इंटरनल, देखो सॉवरेनिटी का मतलब होता है इंटरनली फ्री एंड एक्सटर्नली भी फ्री होना चाहिए, यानी इंटरनल डिसीजन लेने में भी आप फ्री हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स को भी देखने में आप फ्री हैं। आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, यूएन का दबाव नहीं है, यूएस का दबाव नहीं है। आप अपना डिसीजन फ्री ले रहे हैं, फ्रीली, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। आप जो है अपने लोगों के, अपने अपने जनता की या अपने देश हित में आप अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेंगे। दिस इज सॉवरेनिटी। ठीक है, आपके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन आवर प्रियम्बल। ठीक है, और ये कीवर्ड्स याद रखिएगा, ट्रिपल एस टी आर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि द पार्लियामेंट वर्क्स थ्रू कमिटी। पार्लियामेंट जो होता है ना, पार्लियामेंट
जहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस बैठते हैं, जो एमपी बैठते हैं। तो जो पार्लियामेंट जो है ना वो काम कैसे करती है, कमेटी के थ्रू काम करती है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला कहता है ये कमेटी का क्या काम है, इट हेल्प द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। ये जो जो कमेटी है पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती है। सेकंड, एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट ऑन रेगुलर एंड कंटिन्यूइंग बेसिस। इस कमेटी का काम ये है कि ये गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखती है, इफेक्टिव कंट्रोल रखती है। जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट है दिल्ली के अंदर में, जो दिल्ली का होगा उसको पता होगा, मेट्रो स्टेशन भी घुमा होगा, उसे पता होगा कि यहाँ है क्या। वहां पे बहुत सारी चीजें हमारी जो है ना, बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, वहां पे चीजों का हैंडल किया जाता है। कमिटीज वगैरह वहीं पे बेसिकली हमारी कंस्टिट्यूट होती है, पार्लियामेंट में वहीं पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा कहता है, इट इंश्योर्स दैट पार्लियामेंट strictly adheres to the provisions of the constitution and the prescribed। इसका मतलब यह है कि कमेटी का ये काम होता है कि वो पार्लियामेंट को ये कहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस दिए हुए हैं या प्रोवाइजो दिए हुए हैं उसी को स्ट्रिक्टली आप फॉलो कीजिए, उसी पे अडेयर कीजिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, कमेटी का बेसिकली काम क्या होता है, ये इफेक्टिव कंट्रोल कर रखता है। किस क्या रखता है, इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑन रेगुलर एंड कंटिन्यूइंग बेसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमेटी। बहुत सारा कमेटी होता है, एडहॉक कमेटी वगैरह होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाकी नहीं पढ़ा होगा तो आगे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्या है द पार्लियामेंट्री कमेटी, क्या है द पार्लियामेंट्री कमेटी आर एस्टैब्लिश टू स्टडी एंड डील्स, दो कीवर्ड्स हैं, एस्टैब्लिश टू स्टडी एंड डील्स विद वेरियस मैटर्स दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली हैंडल्ड बाय द लेजिस्लेचर। यानी कि आपने ये देखा होगा कि जनरली सेशन कितने होते हैं पार्लियामेंट में, आप लोगों ने देखा होगा 3 सेशन होता है, एक बजट सेशन होता है, एक विंटर सेशन होता है, ठीक है, एक मानसून सेशन होता है, ठीक है। लेकिन इट्स नोवेयर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि 3 तरह के सेशन होंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये लिखा है कि 2 मीटिंग के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या 3 मीटिंग इनफ है सारी की सारी चीजों को हैंडल करने के लिए, नहीं है। उसी चीज को हैंडल करने के लिए हमने क्या बनाया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया आपके पास, एक प्रोविजन दिया, पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करते हैं, है ना। तो वही चीज कह रहा है कि दैट कैन नॉट डायरेक्टली हैंडल्ड बाय द लेजिस्लेचर ड्यू टू देयर वॉल्यूम, दे आल्सो मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ये जो है फंक्शनिंग को भी, यानी एग्जीक्यूटिव, दो तरह की चीजें हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इंडिया के अंदर दोनों एक ही बॉडी है, लगभग एक ही बॉडी है। यानी कि एग्जीक्यूटिव को जो बनाया जाता है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है वो, एंड एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिव, एग्जीक्यूटिव कह लो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह लो, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसको, लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें मसला ये है कि जो जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और ये एड एंड एडवाइस किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, तो इसका जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ना, उसको भी कहीं ना कहीं उसके फंक्शन को, वो मॉनिटरिंग का भी जो काम करती है ना, ये सारे कमिटीज करती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज कहती है। अलग अलग कमिटीज होती है, सेलेक्ट कमिटी होती है, एडहॉक कमिटी होती है ना। द पार्लियामेंट्री कमिटीज आर ऑफ 2 काइंड्स, 2 तरह की होती हैं जनरली। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है, 2 काइंड्स की, जनरली ऑफ 2 काइंड्स। पहले वो कहते हैं स्टैंडिंग और परमानेंट कमिटी। एक होता है क्या, स्टैंडिंग और परमानेंट कमिटी, वैसी कमिटी जो स्टैंडिंग पोजीशन में या परमानेंट है। दूसरा एडहॉक कमिटी, एडहॉक इटसेल्फ एक्सप्लेन्स, द वर्ड इटसेल्फ एक्सप्लेन्स, इट्स इन टेम्पोररी नेचर, ठीक है, इट कैन नॉट बी परमानेंट जनरली। देखो, द मुस्लिम लीग वाज ए पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम लीग की बात करते हैं, एमएल, ठीक है। मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड, ये बना कब, ठीक है। 4 ऑप्शन है, 1906, 1909, 1915, 1909। इसको याद करने के लिए एक चीज याद रखना, 1905 में ना पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस ग्राउंड जो है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का है ना पार्टीशन किया जाता है हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में, जो है ना, जो गैप्स हैं उसको बढ़ाने के लिए। जस्ट उसी के बाद आफ्टर पोस्ट 1905 आपका जो है क्या आता है, एक रिजल्ट आता है मार्केट में, वो आता है मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है 1906 के अंदर में। इसके अंदर कोई डिटेल्स है जो हम लोग जान लेते हैं, जो एग्जामिनेशन में कभी कभी ये पूछते ही रहते हैं हमसे। देखो, इट वाज फाउंडेड इन 1906, पहली चीज हमें याद है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। और ये क्या था, यहाँ पे बेसिक फैक्ट देखो, यहाँ पे 1906 एग्जैक्टली आप देखोगे तो 30 दिसंबर को बना था। प्लीज याद रखना, डेक्का, ढाका, ढाका कह लो या ढाका कह लो, जो आज की डेट में क्या है, बांग्लादेश के अंदर में है, ड्यूरिंग द एनुअल सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इसके फाउंडर प्रेसिडेंट कौन थे, नवाब विकारुल मुल्क, आल्सो नोन एज सर विकारुल मुल्क। तो इसके जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे क्या, विकारुल मुल्क साहब थे, विद नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ये चीज और ये फाउंडेशन डेट, ये 2 चीज आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये दोनों चीज याद रखिएगा। होता क्या है, जनरली जीना का नाम आ जाता है और हमें ये लगता है कि हो सकता है जीना ही नहीं बनाया होगा, तो जीना का नाम लगा देते हैं। जीना की एंट्री तो होती है 1920s के अराउंड, आप देखेंगे उस वक्त एंट्री भी होती है, वो भी स्टार्टिंग में जो है, ऐसे जो कंडीशंस जो बने हैं, ये सारी चीजें बाद में बनी है, जो पार्टीशन की तरफ जाते हैं। ये इसका जो फाउंडेशन 1906 में इन्होंने रखा था, इन लोगों ने, नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका प्लेइंग ए लीडिंग रोल इन इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, 2 पॉइंट है ना, ये बांग्लादेश और तीसरा फाउंडर प्रेसिडेंट के बारे में आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल कहता है द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, समझ रहे हैं ना, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर सेंटर में होता है, उसी तरह अगर लेजिस्लेचर उसको पार्लियामेंट कहेंगे, अगर लेजिस्लेचर कहाँ होगा, स्टेट के अंदर में होगा, ठीक है। द स्टेट लेजिस्लेचर एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीओएम, यानी कि जो मिनिस्टर्स के जो काउंसिल है उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, कितने तरीके से उनको कंट्रोल किया जा सकता है। चार ऑप्शन है, उनसे सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, यानी कि वैसे सवाल जो सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री इन नेचर होते हैं, यानी डायरेक्ट सवाल नहीं होते हैं, किसी और सवाल को सप्लीमेंट कर रहे होते हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स पॉलिसी, अगर कोई सरकार जो है कोई ऐसी पॉलिसी बना रही है और उसके अंदर कुछ ना कुछ खामी है उसको क्रिटिसाइज करती है। तीसरा एडजॉर्नमेंट मोशन, ठीक है, एक मोशन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एडजॉर्नमेंट मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन के थ्रू, तो इसका ऑप्शन चौथा क्या है, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों तरीके से क्या करती है स्टेट लेजिस्लेचर, कंट्रोल करने की कोशिश करती है किसके ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के अंदर हेडेड बाई, कौन हेड करता है उसको, चीफ मिनिस्टर करते हैं, और वो किसको एड एंड एडवाइस देते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट को देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग, हमारे प्रीएम्बल के अंदर ये चारों चीजें ऑप्शन दी हुई हैं, ये सारी चीजें दी हुई हैं एक्सेप्ट वन, यानी ये चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे प्रीएम्बल के अंदर नहीं है। पहला एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या था, वोटिंग एज की बात करते हैं, जिसमें कि हमारे जो वोट, कभी आपने प्रीएम्बल पढ़ा होगा कहीं वोटिंग एज के बारे में लिखा है तो बताइए, अगर है तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, ठीक है। आप देखेंगे जब अपने प्रीएम्बल को पढ़े होंगे आप लोगों ने, उसमें देखा होगा स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात करी गई है, फ्रेटर्निटी की बात करी गई है, जस्टिस की बात करी गई है, किसकी बात नहीं करी गई है, एडल्ट फ्रेंचाइज, वोटिंग राइट के बारे में कहीं जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा गया है। साथ साथ आप दो बातें और सीख लीजिए, पहली बात ये कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की जो बात होती है, यानी कि वोटिंग राइट की जो बात होती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब आया था ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वोटिंग एज था, जो एडल्ट सफरेज का जो एज था वो कितना था, 21 ईयर। बाद में हमने उसको अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट करने के बाद जो वोटिंग एज आज की डेट में प्रेजेंट एज कितना है, 18 ईयर। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, ओरिजिनली 21 ईयर था, अब कितना है, पोस्ट अमेंडमेंट कितना हो गया, ये 18 ईयर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म इन इंडिया, मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म, यानी कि जो नेशनलिज्म की जो भावना थी जो हिंदुस्तान के अंदर, वो किस नेचर की थी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। चार ऑप्शन है, इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय शोविनिज्म, अगला है एम टू रेस्टोरेशन ऑफ हिंदू स्टेट, क्या इसका ये एम था कि हिंदू स्टेट का रिस्टोरेशन कर दिया जाए। तीसरा है हैड नेशनल सोशलिज्म एज इट्स अल्टीमेट गोल, हैड नेशनल सोशलिज्म, यानी कि नेशनल सोशलिज्म इसका अल्टीमेट गोल होगा। चौथा एम्ड एट इमेंसिपेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका मेन आंसर क्या है, हमारा जो मेन फाइट थी, जो नेशनलिज्म हमने हमारे अंदर जो जनरेट हुआ, नेशनलिज्म की जो भावना हमारे अंदर आई, वो आई थी हमारी बेसिकली किस चीज के लिए, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ आई थी। ना हमारा मकसद था हिंदू स्टेट बनाना, ना हमारा मकसद था मुस्लिम स्टेट बनाना, ना हमें शोविनिज्म की तरफ जाना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्ड एट इमेंसिपेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है ना आपका क्वेश्चन जो ओवरलैपिंग फीचर हो गया, किससे, मॉडर्न हिस्ट्री से भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपका मिनिमम एज कितना चाहिए, 25, 30, 40, 35, तो इसका आंसर अब कितना हो जाएगा, 25 साल चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपके मिनिमम एज कितने चाहिए, 25 साल चाहिएगा। कुछ बातें और याद रख लीजिए, ठीक है, 25 साल और किस चीज का मेंबर बनने के लिए चाहिए होता है, लोकसभा के अंदर मेंबरशिप लेने के लिए आपको मिनिमम एज कितना चाहिए होता है, 25 ईयर। वही सेम एज चाहिए होता है टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये आपके पीडीएफ में दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 30 साल होता है किसके लिए, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए कितना होता है, 30 ईयर, और लोकसभा के लिए कितना होता है मिनिमम एज, 25 ईयर होता है, ठीक है। दो तरह के सभा होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, ठीक है, तो याद है कब पार्लियामेंट्री रिफॉर्म कब आया था, 1909 में, याद रखिएगा 1909 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म था। और 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉन्टे क्लेमेंट रिफॉर्म भी कहते हैं। तो 1909 में जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म था, इसके अंदर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इस चारों ऑप्शन के अंदर कौन सा आंसर सही होगा, इसका मेन क्यों बनाया गया था। पहला ऑप्शन है एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, क्या प्रोविंशियल असेंबलीज का एक्सटेंशन करना मकसद था। दूसरा टू गिव मोर पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट थे उनको ज्यादा पावर देना था। तीसरा टू एस्टैब्लिश द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि एसओएस बनाना था हमको इंडिया के लिए। चौथा टू एस्टैब्लिश डायरकी द प्रोविंसेस, डायरकी बनाना था हमें। तो ठीक है, ये चार चीजें आप एलिमिनेट कर लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज।
प्रोविंस के अंदर, असेंबलीज के अंदर लेजिस्लेटिव पावर का हमारा क्या होना चाहिए, हमें जो उसका एक्सटेंशन करना था वही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज याद रखिएगा, 1909 पार्लियामेंट रिफॉर्म जनरली हम लोग याद रखते हैं, कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया गया था, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स को दिए गए थे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। 1905 में क्या होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है। 1909 में क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स होते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट आप जानते होंगे, मतलब ये होता है किसी एरिया को हमने रिजर्व कर दिया फॉर मुस्लिम्स, यानी कि वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होगा वो मुस्लिम होगा, भले वहां पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, फॉर एग्जांपल 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है, तो जो 30% हिंदू या अदर जो रिलीजन के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, ना किसी अपने बंदे को इलेक्शन में खड़ा कर सकते हैं, ना ही वो वोटिंग राइट्स होता है उनके पास, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अगला क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला है द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, चार ऑप्शन है इसमें। ए आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी जो बताया हमने, एडहॉक कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी होती है, तो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है कैसे होता है, आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर। इनका अपॉइंटमेंट कब होता है, इसको कंसल्टेशन किया जाता है प्राइम मिनिस्टर से, और उसका अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। दूसरा, आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्पीकर, ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा के रिकमेंडेशन पे। तीसरा, आर टेकन फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स, आर टेकन फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स एंड पार्टीज, और अलग अलग पार्टीज से, इन द पार्लियामेंट इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ। इसका आंसर सी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे पार्टीज होते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, बीएसपी है, आरजेडी है, ठीक है, अलग अलग है। तो जो पार्लियामेंट्री कमिटीज जो बनाई जाती हैं, जितने पार्टीज के जितने स्ट्रेंथ हैं, जितने उनके पास एमपीज हैं, उसके प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज से क्या करा जाता है, कमिटीज बनाई जाती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई जाती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, आर टेकन फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स एंड पार्टीज इन द पार्लियामेंट इन द प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रीएम्बल इंश्राइन्स द आइडियल्स ऑफ, द प्रीएम्बल इंश्राइन्स, इंश्राइन का मतलब अपने अंदर ढके हुआ है। कौन कौन सा आइडिया, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, आइडियल्स इंस्पायर्ड बाय। इसका आइडियल्स कहां से आता है, तो ये जब भी ये लिबरलिज्म की जो बात होगी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड की बात होती है, तो वो कहां से आता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आता है, ठीक है। कहां से आता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। द पार्लियामेंट एंजॉयज लेजिस्लेटिव पावर ओवर सब्जेक्ट्स इन, पार्लियामेंट के पास क्या होता है, लेजिस्लेटिव पावर होता है, एंजॉय करता है, कहां कहां पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है। इस सवाल का ये सिंपल सवाल हो गया, मतलब इसका मतलब पहला ऑप्शन है सिर्फ यूनियन लिस्ट पे, दूसरा सिर्फ कंकरेंट लिस्ट पे, तीसरा यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट, तीसरा है ऑल द थ्री लिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जो हमारा जो पार्लियामेंट होता है, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, वो दो जगह अपना कानून बना सकती है, कहां कहां, ऑल द सब्जेक्ट्स दैट इज मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, एंड जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर भी जो लिखा होता है उस पर भी कानून बना सकती है। तो ये आंसर हो जाएगा क्या, सी। आगे बढ़ते हैं। द पावर टू प्रोरोग द लोकसभा रेस्पिट, यानी कि अगर लोकसभा के सेशन को प्रोरोग करना है तो इसका पावर किसके पास होता है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या है, पावर है प्रोरोग करने का, सेशन को प्रोरोग करने का, समन करना, प्रोरोग करना, ठीक है। द फ्रेज बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल का मतलब होता है टू हाउसेस, बाइकैमरल लेजिस्लेचर मींस, बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर आप लोग पढ़ लीजिए, अगर आपको सॉरी ऑप्शन पढ़ लीजिए, ठीक है, पॉज करके। बाकी इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ क्या है, सिंगल असेंबली, इलेक्टेड लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ लोअर एंड अपर चैम्बर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसा लेजिस्लेचर जिसके पास अपर चैम्बर है, लोअर चैम्बर, इट मींस अपर हाउस है, लोअर हाउसेज है। यूके के अंदर क्या होता है, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ द कॉमन्स होता है, उसी को बाइकैमरलिज्म कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन 15 देखो। द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट व्हिच वाज अंडरमाइंड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज सब्सिक्वेंटली समवॉट रिट्रीव्ड बाय। कहने का मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट का जो पावर्स थे, जो फंक्शंस दिए हुए थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको क्या किया गया था, कमजोर कर दिया गया था। प्रेसिडेंट की जो पोजीशन को डिमीन किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उस वक्त, तो उस वक्त भी आपने देखा होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो जो वो जो कमियां हो गई थी, जो डिमीन कर दिया गया था, जो ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट को कम किया गया था, उसको दोबारा हमने रिस्टोर कर लिया गया था, समवॉट रिट्रीव्ड, समवॉट कुछ हद तक उसको हमने रिट्रीव कर लिया था। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, 44, 45, 26, नन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 44, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो भी चीजें जो थी, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर चेंज किया गया था, उसको रिट्रीव किया गया, जिसके अंदर से हमारा प्रेसिडेंट का पावर भी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ है। आगे अब देखिए यहाँ पे हमारा एक एंड गेम बैच है, एंड गेम बैच हमारा एक लॉन्च हुआ है, ठीक है, जो एमयू बीएलएलबी 2026 को फोकस कर रहा है। 30 दिन का क्रैश कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे अंदर क्या है, ये हम किस किस खुशी में लॉन्च कर रहे हैं, ईद की खुशी में, स्पेशल बैच ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, हम एंड गेम बैच को लॉन्च कर रहे हैं एमयू बीएलएलबी एग्जामिनेशंस के लिए। जो डिटेल्स दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, 20+ मॉक टेस्ट,
डेली प्रैक्टिस सेशंस हैं आपके पास, 200 से ज्यादा आपके पास सेक्शनल टेस्ट है। हमारे पास जो फैकल्टी जो है क्या कहते हैं वेल रिसर्च टीम है हमारे पास। हमारे पास जो कंटेंट्स हैं, हमारे पास जो मटेरियल्स हैं, वो जो है आपके एट पार हैं आपके पास, मतलब बेहतरीन है। आपके प्रिपरेशन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज है, आप लोग को कल ईद है, और इसके लिए आपको जो एमएलएस और मेरे तरफ से जो है, आपको जो है मेरे तरफ से और एमएलएस की तरफ से आप लोग को एडवांस में ईद मुबारक। ठीक है, जब आप वीडियो देखे होंगे जब तक ईद ईद स्टार्ट हो चुके होंगे, ठीक है, ईद का मौका, तो जब तक आप इसी ईद के मौके पे आप इस चीज को अवेल कर सकते हैं। और 85% हमारे पास ऑफ भी है, स्पेशल ऑफर चल रहा है। इस चीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं बाई द 2 मार्च, 22 मार्च तक। ठीक है, इस चीज को ज्वाइन करने के लिए आपके नंबर दिए गए हैं 9990572999 यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। आप एंड गेम बैच को आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लगभग आपके एग्जामिनेशन शायद अप्रैल के अंदर में है, तो लगभग आपके पास 30 डे का प्लानर हमारे पास मौजूद है। उस चीज को कैसे एग्जीक्यूट करना है, और सारी की सारी चीजें हमारी फैकल्टीज ने डिसाइड कर लिया है। तो सो आप इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सपना है, आपका ख्वाब है एबीबी एलएलबी को क्रैक करने का, तो आपके लिए परफेक्ट चांस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और है हमारे पास, एक और बैच है वर्डिक्ट 70 के नाम से, जो जामिया बीएलएलबी को फोकस कर रहा है। ये भी एक तरह का हमारा क्या है, एक क्रैश कोर्स है, जो इसमें हमने 90% ऑफ किया है। 999 हमारा जो ईद ऑफर है, ईद ऑफर क्या है 999 है। और ये जो पहले वाला एंड गेम का जो ऑफर है, ये जो है ना 1499 है। कितना है? 1499, 1499 का है। इसमें हमने 85% ऑफ किया है। और ये जो हमारा वर्डिक्ट 70 है, इसमें हमने जो 90% ऑफ किया है, 999 का ये ऑफर प्राइस है। ये क्रैश कोर्स है। सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ऐसा नहीं है कि क्रैश कोर्स में ऐसा होगा कि चीजों को बस यूं ही मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके बता दिया जाएगा। विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लासेस, रिगरस क्लासेस लगाई जाती हैं हमारे यहाँ, रिगरस क्लासेस दिए जाते हैं। सो इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा, वो वैसा क्रैश कोर्स नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल है। ये बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ चीजें जो भी प्रोवाइड करी जा रही है, बेहतरीन प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है, इसके भी सेम फीचर्स हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस है, डेली प्रैक्टिस सेशन है, 40 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट है हमारे पास, और 300 से ज्यादा हमारे पास सेक्शनल टेस्ट है। लास्ट डेट हमारे पास क्या है यहाँ पे, 22 मार्च है। इस वर्डिक्ट 70 को भी अवेल करने का जो आपका जो लास्ट डेट है वो है 22 मार्च। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप वर्डिक्ट 70 में ज्वाइन कर सकते हैं, जामिया बीएलएलबी के लिए। और एंड गेम किसके लिए है? वो एबी बीएलएलबी के लिए। ठीक है, तो इन ये तो हमारा जो हो गया, ये कोर्सेज से रिलेटेड बात हो गई है ना। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड टू द मेंबर ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ओथ दिलाया जाता है, ओथ एंड फॉर्मेशन आपने देखा होगा 3rd शेड्यूल के अंदर लिखा गया है। ठीक है ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम पढ़ाया होगा या पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो 3rd शेड्यूल के अंदर ओथ की बात करी जाती है, ओथ एंड फॉर्मेशन की। तो ये कह रहा है कि ओथ यानी जो कसम दिलाया जाता है किसको? मेंबर्स ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि स्टेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो ओथ दिलाया जाता है, उसको एडमिनिस्टर कौन करता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पढ़िए, सोचिए क्या होगा, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गवर्नर। तो गवर्नर साहब जो है ना क्या दिलाते हैं स्टेट के अंदर? ओथ दिलाते हैं। और सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर। ठीक है, ये पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है, डिस्प्यूट यानी कि अगर क्या हो रहा है कि डिस्प्यूट हो रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो जो डिस्प्यूट को खत्म करने का या डिस्प्यूट के ऊपर जो जजमेंट देने का या उसको ट्रायल करने का जो पावर किसके पास है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो वो किस तरह का पावर है? पहला ऑप्शन है एडवाइजरी जुडिक्शन है, क्या वो एडवाइस दे सकती है। दूसरा एपलेट जुडिक्शन है, क्या नीचे नीचे लोअर कोर्ट्स में ऐसा हुआ कि वो जजमेंट फेवरेबल नहीं आया तो आप अपील कर सकते हैं। तीसरा ओरिजिनल जुडिक्शन है। चौथा है कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिक्शन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल जुडिक्शन। ओरिजिनल का मतलब समझिए क्या होता है। ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब ये होता है, इफ द थिंग इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बात लिखी गई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट्स हो रहा है उस चीज को लुक आफ्टर करने का या उस चीज को डिसाइड करने का, उन दोनों के बीच का डिस्प्यूट खत्म करने का जो पावर है वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ दे रही है, खुद दे रही है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। और एक वर्ड आज एक और सीख लीजिए, एक होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन और एक होता है ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव। जहां वर्ड एक्सक्लूसिव लिखा हो, जैसे अगर कोई ऐसा जो कोई एक ऐसा जो है जुरिडिक्शन है जो एक्सक्लूसिव वर्ड लिखा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट पे है, इट मींस वो क्या है? ओरिजिनली कहां से मिला है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। और एक्सक्लूसिवली किसके लिए? यानी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है वो? सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो दो वर्ड यूज होता है जनरली पॉलिटिकल एरिना में, हम लोग देखते हैं कि ओरिजिनल जुडिक्शन, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुडिक्शन, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो ये जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है ये आपके ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है, किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। आंसर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए ये जो चीज दी हुई है ना, ये पीपीटी जो एमएलएस लॉ जामिया का जो हमारा टेलीग्राम हैंडल वहां पे आपको मिल जाएगा।
द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर, द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर, कैसे इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर को, आप कैसे इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, पार्टली डायरेक्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड। तो इसका आंसर याद रखिएगा, आज के डेट में डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है। ठीक है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर दो बंदे ऐसे थे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते थे, जिसका नॉमिनेशन होता था लोकसभा के अंदर, उसको हमने खत्म कर दिया है। अब हम हमारे पास सारे के सारे मेंबर कैसे आएंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे। और कैसे मेंबर होते हैं, कैसे इलेक्शन होता है उनका, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट का मतलब आपकी कंस्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन को लड़ते हैं, आप यानी जनता जो है वोट देती है उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी के, दिस इज डायरेक्ट इलेक्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जो लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, याद रखिएगा, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। कभी आप लोगों ने, हमने किसी को वोट करते हुए नहीं देखा होगा राज्यसभा के मेंबर के लिए। हमने किसी को चुना, हमने किसी को चुना, जैसे हमने एमएलए चुना, और एमएलए ने क्या चुना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द राज्यसभा। यानी हमने किसी को चुना और जिसे हमने चुना उसने किसी और को चुना, समझ रहे हैं। दिस इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो हमारे राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। या प्रेसिडेंट को भी देख लीजिए, ये भी कैसे होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और डायरेक्टली इलेक्टेड कौन होते हैं, हमारे लोकसभा के मेंबर, जो हमारे क्षेत्र के जो कौन होते हैं, एमपी साहब होते हैं, एमएलए साहब होते हैं, है ना। अगला, द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, पार्लियामेंट जनरली कहां कहां कानून बना सकती है, यूनियन लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट में बना सकती है, कंकरेंट लिस्ट में बना सकती है, और स्टेट लिस्ट के भी सब्जेक्ट्स को बना सकती है। कब, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इस चार ऑप्शन को पढ़िएगा, इसमें आपको आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। पढ़ के देखिएगा, याद कर लीजिएगा। राज्यसभा पासेस अ रिजोल्यूशन, कब कब, इफ अ राज्यसभा पासेस अ रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी डिक्लेयरिंग द सब्जेक्ट टू बी इन स्टेट लिस्ट। अगर राज्यसभा के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से अगर इस चीज को पास कर दिया जाए कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है स्टेट लिस्ट का, इसमें कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। सेकंड इज द लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, दो या दो से ज्यादा स्टेट के जो लेजिस्लेचर हैं वो इस चीज को क्या करें, उसके लिए क्या करें, तैयार हो जाएं कि इसमें जो कानून बनाने का जो सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट बनाना है, जिस सब्जेक्ट पे जो कानून बनाने का जो हक जो है किसका, स्टेट का है, हम अपना हक जो है किसको देना चाहते हैं, पार्लियामेंट को देना चाहते हैं। तीसरा, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट विद फॉरेन पावर्स, अगर कुछ ऐसा मसला आ जाता है जो फॉरेन पावर के साथ हमारा ट्रीटी है, इंटरनेशनल बॉर्डर वगैरह का कुछ मसला है, कुछ ऐसी चीजें हैं, इन दैट सिचुएशन आल्सो द पार्लियामेंट रोल कम इनटू प्ले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 20, द ओथ ऑफ द ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड टू द गवर्नर बाय, यानी कि ओथ ऑफ द ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड टू द गवर्नर। गवर्नर साहब को ओथ कौन दिलाता है स्टेट के अंदर में, तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट साहब क्या करेंगे, गवर्नर साहब को ओथ दिलवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देखो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो एमएलए लोग होते हैं, एमएलए कितने साल के लिए होते हैं, उनका इलेक्शन कितने साल के लिए होता है, कितने साल बाद होता है, या कितने साल के लिए वो मेंबर्स होते हैं, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 ईयर, 5 साल के लिए एमएलए का चयन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22, द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन है रेस्ट ऑन कोरोनेशन, यानी कि ताजपोशी की जाती है। दूसरा, इज क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट, ये जो पोस्ट है उसको पार्लियामेंट ने बनाया है। इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पोस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया। ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में जिक्र किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो ये जो पोस्ट है जो क्रिएटेड कहां हो रहा है, क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मूविंग फॉरवर्ड, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि प्रेसिडेंट का रिमूवल की बात किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कहते हैं। तो जो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है, जो रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज नॉर्मल टर्म, यानी कि उसके नॉर्मल टर्म से पहले उसका रिमूवल हो रहा है, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, इसमें कौन रिकमेंड करेगा, तब वो प्रोसेस को इनिशिएट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, काउंसिल मिनिस्टर, 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका एक प्रोसेस होता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, स्पेशल मेजोरिटी किससे कराया जाता है उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो डिटेल में आपने पढ़ा होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन इट विल बी पास्ड बाय द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अगला है, द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस आर अपॉइंटेड बाय, इनको कौन अपॉइंट करता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, याद रखिएगा स्टेट के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना गवर्नर साहब करते हैं, स्टेट के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं कौन करता है, गवर्नर साहब करते हैं, और सेंट्रल अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीजें आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट क्वेश्चन है, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंट्रोड्यूस द ऑफिस ऑफ,
रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में हमने पढ़ा था, तो ये जो ऑफिस ऑफ किसकी बात करता है, कौन सा पोस्ट बनाता है, गवर्नर के पोस्ट को इसने बनाया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंट्रोड्यूस द ऑफिस ऑफ, कौन से ऑफिस को इसने इंट्रोड्यूस किया था, ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के सीट को एबॉलिश को एस्टैब्लिश किया था। तो आपने पढ़ा होगा गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ सॉरी गवर्नर पहला है गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वायसराय, बहुत सारी चीजें। इससे याद रखिएगा बस कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट बना था। ठीक है, आज के लिए हमारे पास सेशन इतना ही है, 25 सवाल हमें करना था। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। ठीक है, इस सेशन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और जो अपने बैचेस के बारे में बताया उस चीज को आप अवेल कर सकते हैं, वो सारी चीजों को। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।